नमस्कार। ले देकर एक जगह बची थी, एक मंच बचा था, डिजिटल प्लेटफॉर्म। उसको लेकर भी सरकार ने आज एक हुक्म जारी कर दिया है, जिस पर राष्ट्रपति के दस्तखत भी हो गए हैं कि जितने भी OTT हैं, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म, जैसे अमेज़ॉन, नेटफ्लिक्स वगैरह, अब ये सब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के दायरे में आएंगे, उसके नियमों के तहत में आएंगे, उसके नियमों के तहत आएंगे। सवाल ये उठता है कि अभी तक जितने भी इस तरह के OTT हैं, उनका ताल्लुक ज़्यादातर एंटरटेनमेंट से रहा है, मनोरंजन से रहा है। न्यूज़ पोर्टल्स भी हैं इसमें शामिल। मैं आपको पहले पढ़ के बता देता हूँ। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का नोटिफिकेशन है, उसमें जो चीज़ें आ रही हैं अब INB के दायरे में, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के दायरे में, जो पहले IT मिनिस्ट्री के दायरे में थी, अब INB के रूल्स लागू होंगे इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के। वो है फिल्म्स एंड ऑडियो विजुअल प्रोग्राम्स मेड अवेलेबल बाय ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडर्स। इसी में अमेज़ॉन, नेटफ्लिक्स वगैरह तमाम आते हैं। दूसरा है न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स कंटेंट ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। अब न्यूज़ और करंट अफेयर्स भी जो डिजिटल मीडिया पर है, जो अभी तक एकदम आज़ाद थे, मुक्त थे और सेल्फ रेगुलेट करते थे, अब वो भी इसके दायरे में आएंगे, जो ऑनलाइन, जो OTT में है। जैसे मेरा प्रोग्राम है विनोद दुआ शो, ये अमेज़ॉन पर भी आता है, ये और जगह पर भी आता है। सवाल ये होता है कि क्या यूट्यूब को भी माना जाएगा OTT? क्योंकि यूट्यूब ही है जिसके ज़रिए आप तक ज़्यादातर वीडियोस पहुंचते हैं, जो ओपेड्स होते हैं, ओपिनियन एंड एडिटोरियल, वो पहुंचते हैं। तो क्या अब उन पर भी फंदा कसा जाएगा? दरअसल अक्टूबर 2019 में ही सरकार ने ये इशारा कर दिया था, संकेत कर दिया था कि वो एक नेगेटिव लिस्ट देगी कि क्या क्या नहीं करना है इन प्लेटफॉर्म्स पर। नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार जैसे जो OTT हैं उन पर सरकार ये भी चाहती थी कि कोई सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बन जाए, जैसे न्यूज़ ब्रॉडकास्टर स्टैंडर्ड अथॉरिटी है, जो टेलीविज़न न्यूज़ चैनल्स पर लागू होती है, डिजिटल मीडिया पर नहीं होती है। तो ये समझते हुए कि सरकार बहुत जल्दी इसमें दखल देने वाली है, इसलिए जनवरी 2019 में 8 ऐसी सर्विसेज थी जो वीडियो स्ट्रीम करती थी, जैसे हमारा HW न्यूज़ नेटवर्क है। उन्होंने एक सेल्फ रेगुलेटरी कोड बनाया था और साइन भी किया था, जिस पर सरकार ने कुछ ज़्यादा उत्साह दिखाया नहीं। अब देखना ये है कि एक दफ़े INB मिनिस्ट्री के दायरे में आ गया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग किस तरह के गाइडलाइंस इशू करती है? क्या वो सेंसरशिप होती है? क्या वो हमें अप्रूव कराना होगा जो हम कह रहे हैं, दिखा रहे हैं, बोल रहे हैं? और या जैसे अखबारों का है कि मतलब लाइसेंस तो लेना पड़ता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपको इंदिरा गांधी की इमरजेंसी की तरह हर आपको एडिटोरियल पहले सेंसरशिप को, सेंसर बोर्ड को दिखाना पड़े। आजकल वैसे भी चल रहा है बहुत ज़्यादा, प्रेस की आज़ादी पर ख़तरा और सेडिशन वगैरह खूब चल रहा है आजकल, जर्नलिस्ट की भी धरपकड़ हो रही है। तो ऐसे में सवाल बड़ा इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि ले देकर सिर्फ एक मंच बचा था। न्यूज़ चैनल्स सरकारी और दरबारी हो चुके हैं, अखबारों में भी आप देखते हैं कितने मतलब वो क्रिटिकल हैं या कितने आलोचना करते हैं या सरकार को आईना दिखाते हैं, जो कि मीडिया का काम है। ले देकर एक ये बचा था, इस पर भी अब शिकंजा कसने की शुरुआत हो गई है। इंतज़ार ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग किस तरह की गाइडलाइंस लेकर सामने आती है। अभी तक की एक परंपरा रही है कि जो केंद्र होता है और जो राज्य सरकारें होती हैं, उनके रिश्ते मधुर होते हैं, कोऑपरेशन पर चलते हैं। लेकिन अब पिछले कुछ अरसे में ये हो रहा है कि सेंट्रल एजेंसीज़ का जो दखल है या उनका जो रोल है, उनकी भूमिका है राज्यों में, वो बढ़ती गई है। इसलिए बहुत सारे राज्यों ने इस पर अपने कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। CBI एक संस्था है जो केंद्र के तहत है। एक जनरल कंसेंट नाम की चीज़ है जो राज्यों ने दे रखी है केंद्र को, कि जनरल कंसेंट है आपकी CBI केंद्र की, वो हमारे राज्य में आकर तफ्तीश कर सकती है, पड़ताल कर सकती है और एक्शन ले सकती है। जैसा अभी महाराष्ट्र में देखा गया, ये सुशांत सिंह राजपूत के मामले में, तो CBI अलग से जांच कर रही थी, बिहार पुलिस अलग से कर रही थी, मुंबई पुलिस अलग से कर रही थी। तो महाराष्ट्र ने वो जनरल कंसेंट विड्रॉ कर ली। बिहार पुलिस को तो खैर तफ्तीश नहीं करने दिया, जनरल कंसेंट विड्रॉ कर ली कि CBI हमारे यहाँ हमारी इजाज़त के बिना नहीं आ सकती। और
पंजाब इस वक्त सबसे नया राज्य बना है जिसने फैसला किया है कि हमारे यहाँ सीबीआई पंजाब में हमारी परमिशन के बिना नहीं आ सकती। इसके अलावा जो बाकी राज्य हैं जिन्होंने मना किया है, और ये सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पर बीजेपी की सरकारें नहीं हैं, यही अपने आप में बहुत बड़ी टिप्पणी है। ये जो बाकी राज्य हैं वो हैं झारखंड है, केरला है, वेस्ट बंगाल है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, इन्होंने भी जनरल कॉन्सेंट विड्रॉ कर लिया है। ये अपने आप में एक तरह का अविश्वास भी होता है कि हमें केंद्र सरकार की जो नीयत है उस पर विश्वास नहीं है कि उसकी जो एजेंसीज़ हैं वो आकर इम्पार्शियल काम करेंगी, वो भेजी गई एजेंसीज है। पंजाब सबसे ताज़ा राज्य बना है और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है, उसने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें लिखा है कि इन एक्सरसाइज ऑफ पावर्स कन्फर्ड बाय सेक्शन सो एंड सो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 सेंट्रल एक्ट नंबर सो एंड सो द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हेयर बाय विड्रॉज द जनरल कंसेंट अकॉर्डिंग टू द मेंबर्स ऑफ दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एनी टाइम हेयर इन बिफोर। मतलब इस आदेश के बाद अब सीबीआई पंजाब में भी नहीं जा सकती। जैसे मैंने पहले कहा कि इसके अलावा वो झारखंड में नहीं जा सकती बिना उनकी इजाज़त के, सरकार की, झारखंड सरकार की, केरला में नहीं जा सकती, महाराष्ट्र में नहीं जा सकती, वेस्ट बंगाल में नहीं जा सकती, राजस्थान में नहीं जा सकती, छत्तीसगढ़ में नहीं जाती। ये अपने आप में एक टिप्पणी है कि केंद्र और राज्यों के रिश्ते कैसे हैं, चिंता की बात है। कुछ माहौल ऐसा बन गया है कि याद नहीं रहता कि आज नेशनल एजुकेशन डे है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। दरअसल एजुकेशन की प्राथमिकता इतनी पीछे चली गई है, तालीम की, एजुकेशन की, शिक्षा की, कि हम याद रखना ज़रूरी नहीं समझते, ना ही अखबारों में या सरकार की तरफ से इस बात की याद दिलाई जाती है आजकल। नेशनल एजुकेशन डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जो देश के पहले शिक्षा मंत्री थे, आज उनकी सालगिरह है, 133वीं सालगिरह है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 10.5 साल तक वो हमारे शिक्षा मंत्री रहे, आज़ादी से 15 अगस्त 1947 से 2 फरवरी 1958 तक। तो उनके जन्म दिवस को हर साल 11 नवंबर नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है। दरअसल पंडित नेहरू की जो सोच थी, जवाहरलाल नेहरू की जो सोच थी, उसको अमली जामा, उसको क्रियान्वयन, उसको इम्प्लीमेंट करने वाले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही थे। इनकी वजह से ही IITs हमारी जितनी हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज IISS, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, उसके अलावा यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस ICCR, साहित्य अकेडमी, ललित कला अकेडमी, संगीत नाटक अकेडमी, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR, ये सब उनके कार्यकाल में ही मुमकिन हुआ जब तक वो शिक्षा मंत्री थे। उन्होंने एक बात कही थी, बड़ी बहुत सोचने की बात है ये। उनका कहना था कि अगर स्वर्ग से या जन्नत से कोई फरिश्ता अगर कुतुब मीनार के ऊपर खड़ा होकर ये कह दे कि तुम्हें स्वराज चाहिए या हिंदू मुस्लिम एकता, तो मैं कहूँगा स्वराज नहीं चाहिए, मुझे हिंदू मुस्लिम एकता चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मेरा स्वराज डिले भी हो जाता है, उसको देर भी हो जाती है, तो उसमें सिर्फ भारत का थोड़ा सा नुकसान होगा, लेकिन अगर हिंदू मुस्लिम एकता खतरे में आती है तो वो पूरी इंसानियत का नुकसान होगा। मैं कोट करता हूँ, टुडे इफ एन एंजल वर टू डिसेंड फ्रॉम द हेवन एंड डिक्लेयर फ्रॉम द हाइट्स ऑफ कुतुब मीनार दैट इंडिया विल गेट स्वराज विद इन 24 hours प्रोवाइडेड शी रिलिंक्विशेस हिंदू मुस्लिम यूनिटी, आई विल रिलिंक्विश स्वराज rather than give up Hindu Muslim unity. Delay in the attainment of Swaraj will be a loss to India, but if our unity is lost, it will be a loss to entire mankind. बहरहाल उनको कलकत्ता में गिरफ्तार भी किया गया, राजद्रोह का, सेडिशन का आरोप लगाया गया और उनके फिर ट्रायल चला उन पर और उनको 1 साल की कैद बामशक्कत दी गई। उनको लगा कि बहुत कम है ये। तो उनका ये भी कहना था कि ये जो राजद्रोह है, सेडिशन है, इसका मतलब मैं क्या समझूं। ये AG नूरानी की किताब में है, मैं कोट करता हूं, आई हैव बीन चार्ज विद सेडिशन बट अलाउ मी प्लीज टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सेडिशन। इज सेडिशन अ नेम फॉर फ्रीडम स्ट्रगल विच इज नॉट सक्सेसफुल? इफ दैट बी सो, आई वुड फुल्ली एग्री विद इट. At the same time, however,
I would remind you that its name is also the highly respected patriotism once the movement becomes successful. मैं इसका तर्जुमा करता हूं। मुझ पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया है, लेकिन मुझे इजाज़त दें कि मैं इसका मतलब भी समझ लूं। क्या राजद्रोह का मतलब वो है कि एक ऐसी आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेना जो कामयाब नहीं हुई? अगर वो है तो मुझे इसका ये मतलब मंजूर है। साथ ही साथ इसका मतलब ये भी होगा कि अगर आज़ादी की ये लड़ाई कामयाब हो जाती है तो मैं फिर राजद्रोही नहीं, देशभक्त होऊंगा। इस बात को लागू किया जा सकता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे भी, और जो जिस तरह से राजद्रोह का आजकल फ्रिवलस इस्तेमाल हो रहा है उस पर भी लागू किया जा सकता है। बहरहाल याद दिलाना ज़रूरी होता है कि हमारे बुज़ुर्ग, हमारे पुरखों ने किस तरह की नींव, किस तरह की बुनियाद रखी थी इस देश की। और आज उनकी जन्म सालगिरह है 133वीं, और नेशनल एजुकेशन डे भी है, तो उनको तो याद कर ही रहे हैं, एजुकेशन को, तालीम को, शिक्षा को भी याद कर लेते हैं। रोज़ की तरह विनोदो शो का समापन एक कविता से। आज की जो कविता है वो है रईस अमरोहवी की। रईस अमरोहवी का जन्म 12 सितंबर 1914 को अमरोहा में हुआ था, जो भारत में है, और ये पाकिस्तान चले गए थे 19 अक्टूबर 1947 में, लेकिन जिस्म वहाँ था, रूह यहाँ थी। अपने विचारों के लिए इनका कत्ल कर दिया गया था, इनकी हत्या हुई थी। इनके छोटे भाई भी बहुत मशहूर शायर हैं, जॉन एलिया। बहरहाल रईस अमरोही साहब वहाँ थे, कराची में थे, लेकिन हिंदुस्तान को नहीं भूल पाए, तो उनकी कविता है। ए वादिये हिमालय सदा सलाम तुझ पर, गंगा सलाम तुझ पर, जमुना सलाम तुझ पर, जज्बात ख़ास ले जा, एहसास आम ले जा, ए हिंद जाने वाले मेरा सलाम ले जा। ए हिंद की बहारों तुमको सलाम पहुँचे, बिछड़े हुए नज़ारों तुमको सलाम पहुँचे, भारत के चांद तारों तुमको सलाम पहुँचे, ये नामचे मोहब्बत यारों के नाम पहुँचे, ए हिंद जाने वाले मेरा सलाम ले जा। मेरा सलाम है उल्फत यारों से जाके कहना, फूलों से जाके कहना, खारों से जाके कहना, हाले वफ़ा वफ़ा के मारों से जाके कहना, यारों के दिल की बातें यारों से जाके कहना, एतिहाद ज़िंदगी के सच्चे प्याम ले जा, ए हिंद जाने वाले मेरा सलाम ले जा। क्या हम भुला सकेंगे अजदाद के वतन को, पुरखों के वतन को, बिखरी हुई फ़िज़ा को, बिखरे हुए चमन को, गंगा के दिलकशी को, जमुना के बांकपन को, अजदाद के वतन तक इतना प्याम ले जा, ए हिंद जाने वाले मेरा सलाम ले जा। नमस्कार। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।